मेहरा क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। How was your preparation is going? Welcome back to मेहरा क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे जो है प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे, है ना। हमारे कंटिन्यूअसली मिक्स्ड प्रैक्टिस सेशन चल रहे थे। थ्योरी रिवीजन सारा ही हो चुका था। जिन जिन टॉपिक का आपने कहा था सभी का थ्योरी रिवीजन हो चुका है और कंप्लीट रिवीजन हमारी चल रही है मिक्स्ड क्वेश्चन की फुल लेंथ। बिल्कुल आप आई होप आप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है एमपी सेट का जो 2024 का हुआ था, है ना। 2024 15 दिसंबर को हुआ था पेपर। 2024 को ये वाला पेपर मैंने भी दिया था। तो 15 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ था हम उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये उसका पार्ट फर्स्ट होने वाला है, क्योंकि एज यूजुअल हम डिटेल सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो एक लेक्चर में जो है सारे ही 100 क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं हो सकते, इसलिए हम इनको पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जो आज का हमारा सेशन है वो पार्ट फर्स्ट होने वाला है। हम एमपी से 2024 के बाद 22 में जो पेपर हुआ था वो और 17-18 वाला भी करने वाले हैं, ताकि आपको पीवाईक्यू का आइडिया हो जाए ना। आई एम नंदिता धनोतिया ईयर एंड एज यू कैन सी दिस इज आर स्पेशल कूपन कोड फॉर एमपी से 2025। जो हमारा ये हमारे कोर्स की डिटेल है। एज यू नो कोर्स हमारा काफ़ी पहले से लॉन्च हो चुका है और आई होप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, दिस इज आवर कोर्स। आवर यूनिट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन, टॉपिक वाइज भी डन हो गए हैं, फुल लेंथ चल रहे हैं। शॉर्ट नोट्स मैंने सारे ही प्रोवाइड कर दिए, डाउट सेशन भी हो रहे हैं और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ एमपी सेट का भी पूरा ही, है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एमपी सेट का आपको पूरा का पूरा कंटेंट यानी कंप्लीट सिलेबस भी मिल रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मिल रहा है। और अभी अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं एमपी सेट 500 तो आपको 500 का डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा अभी कूपन कोड अप्लाई करने के लिए, ठीक है। 500 का डिस्काउंट के लिए आपको कूपन मिल जाएगा जो कि अभी वैलिड है, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं किया है। ये हमारा 2024 के लिए पार्ट फर्स्ट होने वाला है, ठीक है। कोर्स की हाईलाइट मैं आपको हर बार बता चुकी हूँ। हमारा डिटेल्ड सॉल्यूशन बिल्कुल वीडियो मिल रहे हैं आपको और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल ही रहा है। तो जल्दी से प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए और ज्वाइन इन द कोर्स वेरी फास्ट। और दिस आर कूपन कोड। ओके, मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे एमपी से 2024 का क्वेश्चन है। भाग 1 लिखा हुआ है, तो भाग क्या है मैं बता देती हूँ। भाग 1 मतलब 2 भाग में आएगा। जिस भाग 1 में आएंगे 10 क्वेश्चन आएंगे रियल एनालिसिस से और लीनियर अलजेब्रा से, जैसा कि आपको पता है। और भाग 2 में जो आएंगे वो आएंगे 90 क्वेश्चन आएंगे बचे हुए सिलेबस में। तो जो मैथमेटिकल वाले हैं, मैथमेटिक्स वाले, मैथमेटिकल साइंस वाले जो हैं उनको भाग 1 और भाग 2 दोनों करना है। और एक आता है भाग 3 जिसमें भी आते हैं 90 क्वेश्चन। लेकिन जो स्टैटिक्स वाले होते हैं, स्टैटिक्स स्टूडेंट जो होते हैं उनको भाग 1 और भाग 3 करना है। मतलब भाग 1 तो कंपलसरी सबको ही करना है 10 क्वेश्चन रियल और लीनियर के, लेकिन भाग 2 करना है मैथमेटिकल साइंस वालों को यानी कि हमको, और स्टैटिक्स के लिए जो है उनको भाग 3 करना है। 19 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो दिस आर फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो है सेट ए है, 4 सेट में पेपर होता है, क्वेश्चन वही रहते हैं, बट ये सेट ए है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। ओके, दिस आर फर्स्ट क्वेश्चन। इफ एफ एन इक्वल एक्स की पावर एन इज अ सीक्वेंस, तो ये ऑप्शन कौन सा ट्रू है। कन्वर्ट्स पॉइंट वाइज टू अ कंटिन्यूअस फंक्शन क्लोज 0 1, या फिर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू दिस, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू दिस और यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू दिस। तो इस जब हमने ये प्रैक्टिस सेशन में ये क्वेश्चन इसमें का करा था, हमने कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें के किए थे और उसके कुछ रिजल्ट्स है जो मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। और वहाँ पर भी हमने मेंशन किए हैं कि अगर एफ एन एक्स इक्वल एक्स की पावर एन है तो ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी इन कोई भी इंटरवल क्लोज्ड 0 से अल्फा, वेयर अल्फा इज बिलोंग्स टू ओपन 0 to 1, यानी कि क्लोज्ड 0 से अल्फा यानी कि 0 से 1/2, 0 से 1/3, 0 से 1/4, इन सभी में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, रेस्ट में यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करती है। तो बाय दिस रिजल्ट, अगर ये रिजल्ट हम देखें तो हमारा डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी
ट्रू हो जाएगा। रेस्ट आर इनकरेक्ट। अब रेस्ट इनकरेक्ट क्यों है डिटेल में भी देख लेते हैं। हमको दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर एन। दिस इज आर सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। ओके, और हमें देखना है क्लोज 0 1 पे। तो हम पहले इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। अगर x की वैल्यू 0 रखती हूँ, एफ एन 0 क्या हो जाएगा, 0 की पावर n कन्वर्ट्स करेगी 0 को एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर मैं x को 1 रख देती हूँ तो एफ एन 1 विच इज 1 की पावर n कन्वर्जेस टू 1 एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ओके, और अगर मैं x लेती हूँ ओपन 0 टू ओपन 1, कोई भी अल्फा जो क्या है 0 से 1 के बीच का है, तो अल्फा की पावर n अगर कोई भी नंबर 0 से 1 के बीच का है तो उसकी पावर n कन्वर्ट करती है 0 को एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये आपको पता होगा। यानी कि अगर हम क्लोज्ड 0 1 में देखें तो हमारा एफ एन एक्स जो है वो किसको कन्वर्ट कर रहा है, एफ एक्स को कर रहा है। किस तरीके से, इसकी वैल्यू 0 होगी जब जब हमारा x 0 से लगाकर 1 ओपन तक होगा, और इसकी वैल्यू 1 होगी जब जब हमारा x 1 होगा। तो क्या ये एफ एक्स कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस और नॉट, बताइए। दिस इज कंटिन्यूअस और नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। तो ये सीक्वेंस जिसको कन्वर्ट कर रही है वो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो पलट के ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए का क्या कहना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन को कन्वर्ट करेगी पॉइंट वाइज, जी नहीं, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कर जाएगी। इस ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट और ऑप्शन नंबर सी भी इसी तरह इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा इंटरवल जो ओपन क्लोज 0 से अल्फा पर जाए, जहां अल्फा क्या है 0 से 1/2 के बीच का कोई नंबर है, ऐसे वाले इंटरवल में, इस तरह के इंटरवल में ये जो सीरीज है हमेशा कन्वर्ट करती है, क्योंकि हमेशा ये 0 को कन्वर्ट करेगी। एफ एक्स क्या बनेगा हमारा 0 बनेगा। सो दैट्स व्हाई आर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट एंड रेस्ट आर इनकरेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हमने जो रियल एनालिसिस के प्रैक्टिस सेशन लिए थे, आई थिंक पहले ही प्रैक्टिस सेशन में हमने इस तरह के क्वेश्चन करे थे। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एमपी सेट एग्जाम इज, एफ एक्स दिया है हमको, पीस वाइज डिफाइन किया है 0 to 1, जब जब x की वैल्यू होगी n+1 वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और अदरवाइज या एल्स वेयर इसकी वैल्यू होगी 1। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ध्यान से देख लीजिएगा क्या पूछा है कि इस फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए का कहना है इसका अपर रिमान इंटीग्रल 2 होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी, इस वाले इंटरवल पर रिमान इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी डिसकंटिन्यूटी देख लेते हैं। एज यू कैन सी जहां जहां x की वैल्यू क्या है n+1 है, वहां वहां डिसकंटिन्यूटी है बिल्कुल है। तो n क्या है, नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहा है। तो कितनी डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, बिल्कुल है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो इसका कहना है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर बी तो क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। हमें बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। सी, अगर सी ट्रू तो डी रॉन्ग और डी ट्रू तो सी रॉन्ग, क्योंकि एक में बोला है रिमान इंटीग्रेबल, एक में बोला है नॉन रिमान इंटीग्रेबल। और यहाँ जो है ये एक बाउंडेड इंटरवल दिख रहा है और क्लोज्ड भी है। तो देखिए एक रिजल्ट होता है एफ एक्स इज बाउंडेड, एफ एक्स ऑन अ बाउंडेड एंड क्लोज्ड सेट इज रीमान इंटीग्रेबल, है ना, रीमान इंटीग्रेबल इफ एंड ओनली इफ सेट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी, अगर कंटिन्यूअस है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सेट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी इज काउंटेबल, यानी कि काउंटेबल डिसकंटिन्यूटी मिले, या फिर इफ एंड ओनली इफ सेट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी जो है, सेट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी, मान लीजिए इसको एस बोला है तो इसका मेजर ऑफ एस क्या हो जाए, 0 हो जाए। लीबेक मेजर अगर इसका 0 हो जाए, और काउंटेबल का वैसे भी मेजर 0 ही होता है, तो फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो हमने ऑप्शन नंबर बी के लिए देखा कि काउंटेबली मेनी डिसकंटिन्यूटी है, तो ऑप्शन नंबर सी ट्रू हो जाएगा। यहाँ से जो हमारा एफ एक्स है वो रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा, आर ए बी मतलब रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो सी तो ट्रू है, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है, और हमें ढूंढना ही रॉन्ग ऑप्शन था। कहा गया है कि फॉल्स स्टेटमेंट बताइए, तो हमने फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढ लिया है, मतलब ए हमारा ट्रू होगा।
तो ए ट्रू कैसे होगा, देखिए अगर कोई फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है, अगर एफ रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है तो उसका अपर इंटीग्रल है ना और लोअर इंटीग्रल और मेन इंटीग्रल तीनों ही बराबर हो जाते हैं। यहां पर हमारा एफ एक्स जो है हमारा 1 ही है, एटमोस्ट है ना, जितनी भी एटमोस्ट जहां पर भी जगह है सभी पर एफ एक्स हमारा 1 ही है। और हमें कहां पर देखने को कहा गया है, देख लेते हैं कहां पर देखने को कहा गया है, कहां पर देखने को कहा गया है 0 to 1 में, 0 to 2 में, आई थिंक यस 0 to 2 में। अपर रीमान इंटीग्रल इज, हाँ 0 to 2 लिखा गया, लिमिट 0 to 2 पूछी गई है एफ एक्स डी एक्स की। वही अपर लिमिट क्या होगी, 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स के बराबर ही होगी क्योंकि ये तो रीमान इंटीग्रेबल है। तो 0 to 2 एफ एक्स की वैल्यू क्या है 1 और डी एक्स यानी कि 1 का x 0 to 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसकी अपर सब अपर रीमान इंटीग्रल देखिए, लोअर रीमान इंटीग्रल देखिए, सारा का सारा ही 2 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ से ट्रू हो जाएगा, बट हमें ट्रू की नहीं, हमें फॉल्स की बिल्कुल ही फाइंडिंग करनी थी, तलाश करनी थी फॉल्स कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फॉल्स हो जाएगा, रेस्ट आर ट्रू ऑप्शन, दैट्स व्हाई दैट आर नॉट आंसर, है ना। हमें फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना था और मैंने आपको कहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होल्ड, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेट अ मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट होल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, है ना, फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये वाली जो लाइनें हैं, हम जब भी एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं हम इतने एक्साइटेड रहते हैं क्वेश्चन को देखकर कि हम इन वाली चीजों को इग्नोर कर देते हैं और हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज हैं, हम देखते हैं ए बी सी डी, हमसे पूछा गया चारों में से कौन सा गलत है, तो हम देखते हैं कि ए ट्रू है और इसी को टिक करके आगे निकल जाते हैं। ये नहीं देखते कि अरे बी भी ट्रू है, सी ही रॉन्ग था, डी भी ट्रू था तो वही हमारा आंसर था, हम देखते नहीं है। अगर या फिर ए रॉन्ग निकला और बी ट्रू तो हम उसी को टिक करके आगे निकल जाते हैं क्योंकि हम देखते नहीं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछा है। तो इन बातों को आप बिल्कुल अच्छे से एक बार में क्वेश्चन अच्छे से पढ़े, इतनी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिल्कुल एक बार में ही सही क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, डबल पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगला है कि फॉर ए ग्रेटर देन 0 विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। तो ये तो ज्यादा लेंदी नहीं है, फटाफट करके देख लेते हैं। इसके करने को बहुत सारी मेथड है पर मैं डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना ठीक समझती हूँ। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन -2 + 1 -2 + 1 0 to a, तो -1/x 0 to a। कन्वर्ज मतलब इन्फिनिटी वगैरह कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन एक फाइनाइट नंबर आना चाहिए, है ना, और कन्वर्जेंट आना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं अपर लिमिट रख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, लोअर लिमिट में हो जाएगा मेरा इन्फिनिटी, तो ये तो कन्वर्ज नहीं करेगा, तो आप तो रॉन्ग हो गए। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, बी क्या है, a to infinity dx/x²। तो इसमें भी -1/x, थोड़ा फास्ट कर दिया है, होप आप लोग समझ जाएंगे। अपर लिमिट रखेंगे माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे तो इसका आंसर 1/a आ जाएगा और ये यहाँ से कन्वर्जेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तो ट्रू ही है और ट्रू ही पूछा था, लेकिन सी और डी को भी हम चेक कर लेते हैं। सी है 0 to a dx/x, तो इसका होता है 0 to a 1/x का होता है log x अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट log a माइनस लोअर लिमिट log 0 पे तो -∞ हो जाता है, तो यहाँ से ये वाला भी इनकरेक्ट। और ऑप्शन नंबर डी जब आप देखेंगे तो बिल्कुल log ∞ पे भी डिफाइंड नहीं होता है, तो वहां से भी ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करके देख लिया। बहुत सारे रिजल्ट होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, बहुत सारे तरीके होते हैं, पावर पे भी डिपेंड करता है, लिमिट पे भी डिपेंड करता है, बट ठीक है हमने डायरेक्ट करके देख लिया। जो हमको जल्दी आंसर आ जाए वो हम करके देख सकते हैं। देयर आर वेरियस मेथड टू सॉल्व वन सिंगल क्वेश्चन। ओके, यही तो मैथमेटिक्स है, एक चीज को सोल्व करने के हमारे पास 10 अलग अलग तरीके हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। लगातार यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंफ्यूज करने के लिए। हमसे पूछा गया है नॉट करेक्ट बताना है, तो ये रिजल्ट बिल्कुल आपको याद होंगे। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। यस, फंक्शन बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिक भी हो तो वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होता है। ये ट्रू स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं कुछ। और अगर बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है तो वो बाउंडेड होता है, पर अगर बाउंडेड फंक्शन है तो वो बाउंडेड वेरिएशन का नहीं होता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है
बाउंडेड वेरिएशन का होगा या फिर इधर से होगा, ऐसा कुछ नहीं। कंटिन्यूटी और बाउंडेड वेरिएशन का आपस में कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। और मोनोटोनिक है तो बाउंडेड वेरिएशन का हो जाता है, मोनोटोनिक है तो बाउंडेड वेरिएशन का हो जाता है। और सम ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ, माइनस ऑफ, डिवाइड ऑफ, अलजेब्रा चलता है बाउंडेड वेरिएशन में, ठीक है। और प्रोवाइडेड है कि ये डिवाइड वाला यहाँ पर नॉन जीरो हो जाए ना, डिवाइड वाला क्या हो जाए, नॉन जीरो हो जाए, तो ये चलता है। तो पढ़ लेते हैं हमारे स्टेटमेंट क्या है। एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन, ये ट्रू स्टेटमेंट है, हमें ये नहीं है। एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड वेरिएशन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कंटिन्यूटी और बाउंडेड वेरिएशन का आपस में कोई लेना देना नहीं है। चाहे तो हम एक एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक्स साइन 1/x एंड 0, एक्स बिलोंग कर रहा है ओपन 0 टू क्लोज 1, और जब x बराबर 0, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बट बाउंडेड वेरिएशन का नहीं है। तो यहाँ से ये हमारा वैसे भी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा फॉल्स हो जाएगा, और शायद हमें फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछा था। सी में पूछा है सम ऑफ टू फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज बाउंडेड वेरिएशन, ऑब्वियसली दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज नेसेसरली बाउंडेड, यस, हमेशा इधर से इम्प्लीकेशन ट्रू होता है और जो कॉन्वर्स है इसका वो ट्रू नहीं होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ये हमारा आंसर है। ओके, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई दिस आर आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ ब्लैंक स्लाइड, याद रखना है क्वेश्चन नंबर 55 से ऊपर एक ब्लैंक स्लाइड है, हमें जरूरत पड़ती रहेगी बीच में। ओके, नेक्स्ट है लेट f be a function defined on a interval, क्लोज इंटरवल दिया है 0 से 1, फंक्शन दिया है, ये पूछा है लिबेग इंटीग्रेबल है, रीमान इंटीग्रेबल है, लिबेग एंड रीमान इंटीग्रेबल है, नाइदर लिबेग इंटीग्रेबल नॉर लिबेग रीमान इंटीग्रेबल। तो देखिए लिबेग इंटीग्रल जो होता है सेट के सिलेबस में तो आपको ऐसा लगेगा कि मैम ये नहीं है, बट ये हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में होता है। लिबेग मेजर हम पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने इसकी प्यूरी थ्योरी वहां से पढ़ी होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होता है जिनका नहीं होता है ये प्रिपेयर, बट दैट्स नॉट द मैटर ऑफ द डिस्कशन। ओके, सो ये फंक्शन है, इस फंक्शन का भी एक स्पेशल नाम होता है, याद है, इनको बोलते हैं इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, इनको ड्रिचलेट फंक्शन बोलते हैं, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, है ना। मैं इस पे बना देती हूँ एक बिल्कुल वही आश्चर्यजनक वाली इमोजी, ताकि आप कंफर्म कर लीजिएगा, है ना। ये सरप्राइजिंग वाली इमोजी बना देती हूँ, सोचने वाली है, आई एम थिंकिंग इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट। ओके, ये इसको ड्रिचलेट फंक्शन ही बोला जाता है, और ये फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम अगर एफ एक्स हमारा इस तरह का फंक्शन है, क्या दिया है 1, जहाँ x बिलोंग करता है इरेशनल में से, और 0 जब x बिलोंग करता है रेशनल में से, तो ये फंक्शन है, ये नॉट रीमान इंटीग्रेबल होते हैं, है ना। दिस इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, इस तरह के फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल तो नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो जाएगा। अब हमारी पूरी बात है लिबेग मेजर पे कि ये फंक्शन लिबेग इंटीग्रेबल है या नहीं। और वैसे भी देख सकते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर एक रिजल्ट लिखवाया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि ये यहाँ से आपको बाउंडेड और क्लोज्ड इंटरवल तो दिख ही रहा है, इसके ऊपर अगर फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल होना है तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है ना, इस वाले की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होनी चाहिए काउंटेबल पर, इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या दिख रही है, अनकाउंटेबल, तो ये यहाँ से रीमान इंटीग्रेबल है ही नहीं, ठीक है। और अब हमें देखना है लिबेग इंटीग्रेबल का क्या है। तो अगर कोई भी फंक्शन है, अगर आपने लिबेग इंटीग्रल पढ़ा है, तो अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, एग्जिस्ट भी करे और फाइनाइट भी हो जाए, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, लिबेग इंटीग्रेबल हो जाता है। इसको लिबेग ही पढ़िएगा, है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी नहीं है, इट्स अ लिबेग इंटीग्रल और इंटीग्रेबल। अब हमें देखना है, अब लिबेग इंटीग्रल भी हम लिबेग मेजर से निकालते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, हमारा जो फंक्शन है निकालना कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 के बीच में एफ एक्स और डी एक्स, और डिफाइन कहाँ कहाँ है, रेशनल पर और इरेशनल पर। 1 कब है, जब इसकी वैल्यू है इरेशनल, और 0 कब है, जब इसकी वैल्यू है रेशनल, और इसका मतलब है मेजर, है ना, एम का मतलब है मेजर ऑफ रेशनल और इरेशनल। तो जो इरेशनल है उसका मेजर होता है 1, और जो रेशनल है उसका लिबेग मेजर होता है 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 1, जो कि फाइनाइट भी है और एग्जिस्ट भी कर रही है, तो फंक्शन हमारा लिबेग इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिस इज अ लिबेग इंटीग्रेबल बट नॉट अ रीमान इंटीग्रेबल। व्हाई नॉट अ रीमान इंटीग्रेबल? बिकॉज द
set of point of discontinuity is uncountable, that's why this is not a Riemann integrable. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और ये मैं कंफर्म करके बिल्कुल आपको बता दूंगी, बट श्योर हूँ कि इसका नाम डिरिचलेट का फंक्शन ही है. चलिए अगला जो है हमसे पूछा गया है. ओके देखिए, मैंने कहा था रियल एनालिसिस से और लीनियर अलजेब्रा से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो उसको लेकर वरी मत करिएगा आप. अब 5 ही क्वेश्चन आए हैं रियल एनालिसिस पे, और अगर हम रियल एनालिसिस पढ़ने बैठते हैं किसी और एग्जाम के लिए तो वो 70% वेटेज रखता है पेपर का. मतलब अगर 100 क्वेश्चन 70% तो ज़्यादा नहीं, हाँ मतलब 65 टू अबोव ही रखा जाता है. अगर आप नेट का पेपर भी देखेंगे तो गेट का ही देख लीजिए, IIT जाम का देख लीजिए, ठीक है. जो है रियल एनालिसिस तो मैथमेटिक्स सिलेबस की बिल्कुल सोल है, उससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं. बट ठीक है, कुछ बच्चों का जो है बहुत हार्ड पड़ता है, इसलिए ये भी ठीक ही है कि जस्ट 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है. अगर हम सिर्फ रियल एनालिसिस अच्छे से पढ़ना चाहें तो हमें कम से कम 60 to 70 लेक्चर तो चाहिए इसको अच्छे से बताने के लिए. 60 लेक्चर 2 महीना तो लगता ही है रियल एनालिसिस को अच्छे से पढ़ने में, एक एक रिजल्ट का प्रूफ वगैरह करके बिल्कुल सेट थ्योरी से शुरू करके हम लास्ट में इम्प्रॉपर इंटीग्रल तक आते हैं, बाउंडेड वेरिएशन, लीबेग मेजर तक, तो 2 महीने तो चाहिए. सो काफ़ी बड़ा होता है इसका सिलेबस. ठीक है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी करा है तो आपसे क्वेश्चन 5 में से 3 तो बन ही जाएंगे. ना मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ये है हमारा लीनियर अलजेब्रा से. लीनियर अलजेब्रा भी बहुत ही वास्ट होता है, लेकिन ये सबको समझ में आ जाता है. ये ऐसा होता है कि ठीक है सबसे हो जाएगा, बड़ा है पर हम कर लेंगे, अच्छा लगता है सबको, और क्वेश्चन भी बन जाते हैं. बट ठीक है, अगर रियल एनालिसिस में बेनिफिट हुआ है तो लीनियर अलजेब्रा में हमारा नुकसान भी हुआ. इससे भी 5 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. अगर इससे 20 क्वेश्चन भी बनते अगर, तो स्टूडेंट 15 कर सकते थे, बट ठीक है 5 ही बनाए हैं इन्होंने. जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मतलब 56 नंबर का क्वेश्चन है, वो है लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस. ओके, वेक्टर स्पेस ऑफ रियल नंबर ओवर द फील्ड R, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन R विद फॉलोइंग सेट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. कुल मिला के पूछा है कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं है. तो अगर हमको वेक्टर स्पेस चेक करना है तो सबसे पहले हमें देखना होगा, कोई भी अगर हम फंक्शन की बात कर रहे हैं है ना, तो 0 की मैपिंग 0 पर हो जाए. ठीक है, मतलब 0 की मैपिंग 0 पे हो. दूसरा उसका बाद देखना है हमको एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए. और तीसरा हमको देखना है कि जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो होल्ड करना चाहिए. स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करना चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स. ओके, सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम अंदर 0 रखते हैं तो क्या हमें बाहर 0 मिल जाएगा. जी इसके लिए तो मिल जाएगा, क्योंकि सभी पर 0 दे रहा है. इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं. यहाँ पर देखते हैं हर एक के लिए इन्होंने बोल दिया है 2, तो यहीं से पता चल गया है कि ये तो वेक्टर स्पेस है ही नहीं. कंटिन्यूस फंक्शन यस बन जाता है, और ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि हमको इनकरेक्ट मिल गया है. तो ऑप्शन नंबर C इज आर आंसर, बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट है इसलिए हमारा आंसर है. रेस्ट आर करेक्ट, और आप बिल्कुल इनको वेरीफाई कर सकते हैं. 2 स्टेप टेस्ट है, एडिशन देखना है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखना है. ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा. ये क्वेश्चन तो सभी से बिल्कुल फर्स्ट टाइम में बनने वाले क्वेश्चन था, ये वाला 56 नंबर का. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर गिवन अ मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. अब की बार ट्रू पूछा है. ए इन्वर्टिबल है और फॉर एवरी B belongs to R3, दिस सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन. रैंक A की 3 है और 0 इज आइगन वैल्यू. तो पहले A को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, है ना. एकदम मैट्रिक्स देखते ही सीधे उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने पर नहीं टूट पड़ना है, थोड़ा उसको ऑब्जर्व करना है. क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर है -3. अगर मैं इसका रो सम करूँ, यानी कि 1 + 2 + -3, क्या मिलेगा 0. अगर यहाँ पर रो सम करूँ तो भी 0, यहाँ रो सम करूँ तो भी 0. तो जब हमें रो सम या कॉलम सम करने पर कोई एक सिंगल वैल्यू मिलती है तो वो हमारी आइगन वैल्यू बनती है. तो 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स. अगर कोई आइगन वैल्यू 0 है तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0. डिटर्मिनेंट 0 है मतलब ये नॉट इन्वर्टिबल. ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स तो नहीं है, नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स. उसके बाद जहां तक बात करते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, Ax = B की बात हो रही है. तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसमें हमें चाहिए यूनिक सॉल्यूशन. तो अब इसमें यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, ये सिस्टम अगर कंसिस्टेंट हो. यूनिक सॉल्यूशन तभी कंटेन करता है ये इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B जो हम बनाते हैं वो आनी चाहिए फुल, है ना. कितनी आनी चाहिए, फुल. बट ये नॉन इन्वर्टिबल है, तो क्या A की रैंक 3 होगी, जी नहीं, 3 से छोटी ही होगी.
तो यहाँ से इसका मतलब यहाँ पर तो यूनिक सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता। तो पूछा गया कि ए इन्वर्टिबल जी नहीं, यूनिक सॉल्यूशन जी नहीं, रैंक इसकी 3 होगी बिल्कुल भी नहीं, 0 आइगन वैल्यू है, सिर्फ ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है ना, हमें पूरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, हमें बस एक ऑब्जर्वेशन करना था। और यहाँ पर ऑब्जर्वेशन ये करना था कि रो सम 0 बना, ठीक है। अगर 0 बना मतलब 0 आइगन वैल्यू, डिटर्मिनेंट 0, तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होगी, और इन्वर्टिबल नहीं होगी तो रैंक फुल नहीं होगी, और अगर रैंक ही फुल नहीं है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन का तो केस ही नहीं बनता है ना। अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो रैंक ए की कितनी चाहिए, फुल चाहिए। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन से 3 जो है डिस्कार्ड और एक सही। जैसा कि मैंने आपको कहा था लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं कि एक नजर में बन जाते हैं। बट वही है कि चलो रियल एनालिसिस का डर अगर हटाया है तो लीनियर अलजेब्रा का जो बिल्कुल बेनिफिट था वो भी हटा ही दिया है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन लगातार लीनियर के आएंगे। द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n whose each entry whose element is 1, मतलब रैंक 1 मैट्रिक्स है ना, मिर्ची मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, उसकी हमसे जो है प्रॉपर्टीज मिनिमल पॉलिनोमियल पूछी गई है। इनके कहने का मतलब है कि पूरे की पूरी मैट्रिक्स में जो है 1 भरा पड़ा है, जहां देखेंगे जहां 1 1 1 1 1 1, यानी कि ये इसके 2-3 नाम है। इसको रैंक 1 मैट्रिक्स भी बोलते हैं और हम इसको प्यार से मिर्ची मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ओके, सो रैंक 1 मैट्रिक्स। अब इसकी जो आइगन वैल्यू बनती है, मैंने अपना जो प्रैक्टिस सेशन लिया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि इसमें आइगन वैल्यू कैसे बनती है। इसकी आइगन वैल्यू एक तो बनती है ट्रेस, और रिमेनिंग आइगन वैल्यू बनती है 0 0 0 0 0। ट्रेस मतलब देखिए एक है रो में, कितनी बार है, n बार है, तो n 0 0 कितनी बार हो जाएगा, n-1 टाइम्स। यानी कि हमें देखना है इसकी पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें दिख गई है, क्या मिलेगा, एक तो x माइनस n बनेगा और x की पावर n-1 बनेगा। इन रूट के करस्पॉन्डिंग हमने ये इक्वेशन बना ली, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनी है। तो ये तो बनी नहीं है, ये भी नहीं बनी है और ये भी नहीं बनी है ना। देखिए मिनिमल पॉलिनोमियल जो होती हैं, अगर हम मिनिमल पॉलिनोमियल की बात करें, वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के सारे रूट कंटेन करती है। मतलब मिनिमल पॉलिनोमियल का रूट क्या होना चाहिए, एक तो n होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे कि हमको तो ऑब्जर्वेशन से ही 3 डिस्कार्ड हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट है, बट क्यों करेक्ट है वो भी थोड़ा देख लेते हैं हम। देखो हमें मिनिमल पॉलिनोमियल निकालनी है तो हमें आइगन वैल्यू की जियोमेट्रिक और एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी निकालनी पड़ेगी। अगर हम n की बात करें तो इसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी मतलब कितनी बार खुद को रिपीट किया है, एक बार। अगर एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 हो तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होती है, क्योंकि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमेशा छोटी या बराबर होती है एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी से, बड़ी या बराबर होती है 1 से। तो यहाँ अगर एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी भी 1 है तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 हो जाएगी। मतलब ये जो फैक्टर है इस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग, ये तो पूरा का पूरा आएगा मिनिमल पॉलिनोमियल में। अब अगर हम आइगन वैल्यू 0 की बात करते हैं तो इसकी एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, n-1। जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, n मतलब कि ऑर्डर माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा आई, यानी कि 0i। तो अगर हमें a माइनस 0i को देखना है तो वो तो a ही आ जाएगा, और a की रैंक कितनी है, 1 है। तो इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी n-1। तो अब हमें अगर मिनिमल पॉलिनोमियल में 0 के करस्पॉन्डिंग जो फैक्टर हैं, ये इसकी कितनी पावर आएगी वो निकालना है। तो हमें एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी के करने पड़ते हैं पार्टीशन, और कितने पार्टीशन, जितनी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी है। मान लीजिए n की जगह अगर मैं रख देती हूँ 4, मतलब n-1 कितना हो जाएगा, 3। मतलब मुझे 3 के 3 टुकड़े करने हैं, तो 1 + 1 + 1 के अलावा कोई ऑप्शन तो नहीं है, यानी कि हमें n-1 के n-1 टुकड़े करने हैं। तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम 1 1 1 में तोड़ दें। इनमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही मिनिमल पॉलिनोमियल में पावर बनता है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 1। तो मिनिमल पॉलिनोमियल में x की पावर 1, ये वाला फैक्टर जाएगा। तो जो हमारी मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगी वो बनेगी x और x माइनस n, ये पूरा इसका डेरिवेशन होता है। ठीक है, कैसे मैंने आपको बता दिया है, एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, वैसे भी सारा ही हमने पढ़ा है। अगर कोई मैट्रिक्स A है, उसकी एक आइगन वैल्यू निकली है अल्फा, एक आइगन वैल्यू निकली है बीटा,
ठीक है, तो हम मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर के लिए क्या करते हैं, अल्फा की एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, फिर उसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। मान लीजिए एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी आई है 5 और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आई है 3, तो हमें 5 के करने हैं 3 टुकड़े, है ना। 5 के 3 टुकड़े कैसे हो सकते हैं, 2 + 2 + 2 + 1, इसके अलावा तो कोई और पॉसिबल है नहीं कंडीशन, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है 3 + 1 + 1, है ना। या फिर मैं बोल दूं कि 5 के करने हैं, हाँ बस। तो अब हम क्या देखते हैं, ये जो हमने टुकड़े करे हैं इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही मिनिमल पॉलिनोमियल की पावर बनेगा। इस तरीके से हम मिनिमल पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें इतना सब सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एक और रिजल्ट होता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल जो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के सारे ही रूट लेती हैं, सारी की सारी आइगन वैल्यू इसकी भी रूट होने चाहिए, मतलब इस पॉलिनोमियल के भी जीरोज होने चाहिए। तो आप हमारी आइगन वैल्यू क्या निकली है, 0 और n। तो ऐसी कौन सी पॉलिनोमियल है जिसके 2 रूट हैं, बस यही दिख रही है, बाकी के तो है ही नहीं। बाकी तो 1 को कंटेन कर रही है, कोई 0 को कंटेन नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन हमारे इस तरीके से डिस्कार्ड हो जाएंगे। ये भी एक मतलब एक स्टेप में होने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि हमें बात का जो है लेंदी वर्क था, ये तो करना ही नहीं पड़ा, ऑप्शन ही ऐसे दिए थे। और जब मैंने आपको थ्योरी सेशन पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि सेट और नेट में एक डिफरेंस बहुत अच्छा है पार्ट बी मतलब एमसीक्यूज के लिए, कि नेट जो होता है वो होता है ऑप्शन ओरिएंटेड, वो एक एक ऑप्शन पर वर्क करते हैं ना, वो ऑप्शन को डिजाइन करते हैं कि आपको एक एक ऑप्शन को डिस्कार्ड करना मुश्किल हो जाए, है ना। हर एक ऑप्शन ऐसे देते हैं जुड़वा भाई बहन जैसे। सेट में ऐसा नहीं है, सेट में वर्क करते हैं क्वेश्चन पर, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा यूनिवर्सल ट्रू नहीं, दिस इज माय ओपिनियन एंड माय ऑब्जर्वेशन। वो क्या है, सेट में क्वेश्चन पे वर्क करते हैं कि आप क्वेश्चन फ्रेम कर दीजिए और अगर क्वेश्चन की स्टेप्स फॉलो करता है स्टूडेंट तो उसके पास आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन ऐसे देते हैं कि 2-3 स्टेप बाद हमको आंसर मिलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, ओके। इसको लेकर कोई भी बवाल करने का कुछ ऐसा मोटिव नहीं है, जस्ट दिस इज माय ऑब्जर्वेशन, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एक मैट्रिक्स दी है, लेकिन ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसको मैट्रिक्स बोला ही नहीं क्वेश्चन वालों ने, इन्हें क्या बोला है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑब्वियसली बात है, लीनियर अलजेब्रा में हर एक मैट्रिक्स एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को और हर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये हमको पता है अगर हमने थोड़ा भी लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है तो, ठीक है। ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसको क्या कहा गया है, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है, इसका नाम वही रखा गया है। हमसे पूछा है फॉल्स, तो देखिए पहले बी की थोड़ी जो है प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, 1 2 1 -1। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं, क्या आएगी, x² माइनस ट्रेस प्लस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -1 -2 -3। क्या कर दिया मैंने, अच्छा यहाँ भी माइनस है, तो ये आ जाएगा प्लस का 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, यानी कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनी है वो बनी है x² + 1। तो यहाँ से इसकी अगर मैं आइगन वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या बनेगी, प्लस माइनस आयोटा, और ये कहीं से कहीं तक R में बिलोंग नहीं करती है। ये थोड़ा जो हम निकाल सकते थे वो हमने निकाली, अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पूछा गया है t² + 1 इसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, जी बिल्कुल ट्रू बात बोली गई थी, हमें ट्रू नहीं हमें फॉल्स ढूंढनी है। बोला गया है कि इसके पास आइगन वैल्यू ही नहीं है R में, बिल्कुल ये बात भी सही बोली गई है। तो क्या इसके पास आइगन वैल्यू है, इसमें भी नहीं है, ये बात भी बिल्कुल सही बोली गई है। बोला गया है B इज अ डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। अरे भाई आपने तो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहा है, अब क्यों मैट्रिक्स कह रहे हो, तो यही तो फॉल्स स्टेटमेंट है और यही हमारा आंसर है। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, या थोड़ी जो है नेमिंग टर्मिनोलॉजी को लेकर हमको थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। बट आप देखेंगे कि लीनियर अलजेब्रा की कंटिन्यूसली हमने 4 क्वेश्चन किए हैं और सिंगल स्टेप में हमसे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब सिंगल ट्राई में हो रहे हैं। तो लीनियर अलजेब्रा से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा, रेस्ट आर करेक्ट ऑप्शन, ओके। Now move to the last question from linear algebra, not from our session, from linear algebra पूछा गया है। अब देखिए इनको 5 ही क्वेश्चन पूछने थे लीनियर अलजेब्रा में से, तो इन्होंने कितनी वेराइटी से पूछे हैं, डायगोनलाइजेबिलिटी से भी पूछ लिया है और एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स से भी पूछ लिया है, और उसके बाद यहाँ पर पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म से भी पूछा गया है। तो वेराइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है इन लोगों के पास, क्योंकि 5 ही पूछने हैं। पूछा गया कि पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म है तब क्या होगा,
तो देखिए पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, है ना, कि उसकी सारी आइगन वैल्यू 0 हो, रेंज से भी निकालते हैं, पर सबसे अच्छा तरीका है इसको मैट्रिक्स में बदल देते हैं और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मैं इसको डी नाम दे देती हूँ, है ना। तो मैट्रिक्स में कैसे बदलेंगे, यहाँ आएंगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, यहाँ आएंगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के आगे लिखा है 1, ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक्स वाई, क्या बनाते हैं एक्स वाई, तो एक्स वाई के आगे क्या है 2, तो 1 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। फिर वाई जेड के आगे क्या लिखा है 2, तो 1 यहाँ आएगा 1 यहाँ आएगा। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और इसका कोफिशिएंट के। अब हमें देखना है कि इसका डिटर्मिनेंट हो जाए ग्रेटर देन 0। तो जब हम डिटर्मिनेंट करेंगे तो पहले इसकी रो और कॉलम को हाइड करेंगे 3k -1, फिर माइनस टाइम इसकी रो को और कॉलम को हाइड करेंगे -1, फिर इसकी करेंगे तो 1 - 3 ग्रेटर देन आना चाहिए 0, कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है। 3k - 1 - k + 1 - 2 ग्रेटर देन आना चाहिए 0। तो यहाँ से ये तो कट गए, 3k में से ये गया तो ये आना चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी कि 2k - 2 ग्रेटर देन 0, k ग्रेटर देन 1 जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। लीनियर अलजेब्रा के काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, बहुत अच्छे थे, एक बार में हो गए 5 क्वेश्चन ऐसे आए थे। वहां भी हो सकते हैं एग्जाम में, बिल्कुल रियल एनालिसिस में तो है थोड़ा कि डाउट है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा के बन जाएंगे। अगले जो क्वेश्चन है हमारे 10 के, ये सेट ए है ना, सभी सेट में जो है क्वेश्चन मिक्स्ड रहते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स से ही शुरू होगा, किसी से भी शुरू हो सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, फ्रॉम एनीथिंग, बट ठीक है पहला ही सेट है तो इसमें सारे क्वेश्चन जो है लाइन से हैं, तो लाइन से अब 10 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के आने वाले हैं। ओके, पूछा गया है 1³ रूट ऑफ x जो है माइनस आयोटा जो है 8 आयोटा, इसका पूछा गया है हमसे कि इनमें से कौन सा रूट है। तो कॉम्प्लेक्स की क्वेश्चन जो है थोड़े लेंदी आए थे, ज्यादा नहीं बट थोड़े तो आए थे, ठीक है, थोड़े तो लेंदी आए थे। क्या हो गया, अच्छा इस तरफ से, ओके, तो हम इनको करने की कोशिश करते हैं। हमारा z की वैल्यू दी है -8 आयोटा, हमें निकालने हैं बाकी क्यूब रूट निकालने, ध्यान से देखिए। तो अगर हमें z के क्यूब रूट निकालने हैं तो वो आता है 1/3 cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, या फिर इसको हम बोल सकते हैं e⁻i थीटा। तो अगर r क्या निकलता है mod z, वो क्या हो जाएगा 8। थीटा कैसे निकालते हैं हम, tan इनवर्स b/a, अगर हमारा ये क्या है a + आयोटा b है, तो ये कितना हो जाएगा, और ये नेगेटिव है, ये से तो होगा tan इनवर्स 0 जो कि π/2 होना चाहिए, बट ये नेगेटिव है इसलिए 3π/2, ये हमारा आ गया थीटा। थीटा है r है, यही हमारा r होता है। अगर इसमें वैल्यू रखेंगे तो r की पावर 1/3 मतलब 8 की पावर 1/3, थीटा मतलब cos 2 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। अभी हम इसको जस्ट चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2, है ना, e⁻i 3π/2। तो जो हमारे रेस्ट जो रूट बनते हैं, ये तो हमारा एक आया, अगले जो हमारे रूट बनते हैं ω1 ω2 जो हम बोलना चाहें वो बनते हैं 2e⁻θ प्लस 2kπ/3। तो अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए सबसे पहले मैं पाई की वैल्यू रख देती हूँ 1, तो ओमेगा क्या बनेगा मेरा 2e⁻θ मतलब 3π/2 प्लस k की वैल्यू मैंने 1 रखी है तो 2π/3, तो 2e⁻, ये कितना हो जाएगा 7π/6, और आयोटा तो रहेगा ही रहेगा साथ में, यहाँ आयोटा भी होता है आयोटा, तो ये हो जाएगा 2 cos 7π/6 प्लस आयोटा साइन 7π/6। अब कोस और यहाँ तो जगह खत्म हो गई है, थोड़ा यहीं पर कहीं पर जूम इन जूम आउट कर लेते हैं। ओके, ऊपर हालांकि एक स्लाइड खाली थी बट यहीं पर करने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 ऐसा ही cos 7π/6, देखिए cos π/6 होता है √3/2, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, ये होता है √3/2 और 7 है तो ये आ जाएगा माइनस का √3/2। इसी तरह आयोटा साइन की वैल्यू भी आ जाएगी माइनस का 1/2, तो ये आ जाएगा -2
ऊपर नीचे से कॉमन √3 प्लस आयोटा, यानी कि हमारा जो रूट मिला है माइनस का √3 प्लस आयोटा मिला है, तो एक और इसके साथ कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं रूट, आपको पता है वो आएगा √3 प्लस आयोटा। तो इनमें से कोई सा ऑप्शन दिख रहा है कि आपको? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, √3 प्लस आयोटा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बट अगर हमें ये पता है, और ये आई थिंक इन जनरली सबको पता होता है रूट निकालने का ये तरीका क्योंकि हम इसको बाय ऑप्शन तो नहीं कर पाते। बहुत से क्वेश्चन है जिनको हम बाय ऑप्शन कर पाएंगे, जिनकी ट्रेडिशनल मेथड बहुत ज्यादा लेंदी है, 1 पेज 2 पेज, तो हम उनको बाय ऑप्शन करेंगे, आगे से क्वेश्चन आएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट आर इनकरेक्ट ऑप्शन बिकॉज इट्स सिंगल करेक्ट ऑप्शन, और बाकी हम इसका कॉन्जुगेट पेयर कहीं दिख भी नहीं रहा है और अगर हम आगे और वैल्यू रखेंगे तो इनमें से नंबर तो नहीं आएगा। ठीक है, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है पावर सीरीज से आर फेवरेट क्वेश्चन। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पावर सीरीज के और डिफरेंशियल इक्वेशन में क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन भर भर के किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से पूछा गया है इसकी कन्वर्जेंट क्या मतलब क्या होगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। तो सबसे पहले हम इसका ए एन जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो है 1/2n+1। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के दो फॉर्मूले हैं, दोनों ही आपको याद होंगे, कल वाले सेशन में भी करे थे। ये वाला लिमिट है यहाँ पर हर जगह, और एक है लिमिट an+1/an। अब यहाँ पावर वाला लगाने से कोई मतलब हो जाएगा, पर ठीक है हम लगाएंगे रेशो वाला, है ना, वो क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा 2n/2n+1 ठीक है, ये हमने रखा है, थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो ये हो जाएगा 2n, अगर मैं ऊपर से कॉमन निकालूं तो 1+1/2n, यहाँ से भी 2n अगर मैं कॉमन निकालूं तो 2+1/2n, ये दोनों तो कैंसल, और एज लिमिट तो थी सही, आगे हम लिमिट लगाना तो भूल ही गए। यहाँ भी है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये जो है ये तो चला जाएगा 0 को, और इसके नीचे वाला भी चला जाएगा 0 को, तो ये बनेगा 1/2, और ये होती है 1/r। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगी r मतलब 2। और मैंने कहा था कि अगर कोई सेंटर अगर Z0 है तो ये वाला जो एरिया होता है, रीजन होता है, यहाँ पर होती है कन्वर्जेंट। तो अब हमारा सेंटर तो 0 है और रेडियस हमारी 2 है, यानी कि मोड Z <2 वाला जो ऑप्शन है डी वाला, यहाँ पर हमारी सीरीज करेगी कन्वर्जेंट और बाकी जगह करेगी डाइवर्जेंट, है ना। और Z=2 पे हम कुछ नहीं कह सकते, बाउंड्री पे। ये वाले इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इसमें के, तो आई होप आपसे ये अब हो गया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। ठीक है, सिंगल ट्राई में हो सकता था, ऊपर वाले को भले ही मैं बोलूँ सिंगल ट्राई का नहीं है, बट ये हो सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है इतना लेंदी नहीं था, और हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, है ना, इसलिए ये हो जाएगा। अगला जो है, मैंने आज हर सेशन में थोड़ी स्लाइड्स कम पड़ जाती हैं, तो मैंने आज हर एक क्वेश्चन के बाद स्लाइड डाली है, बट ठीक है ब्लैंक रह गई है, वो तो आपको PDF में देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये fx दिया है, हमको fz निकालना है इन टर्म ऑफ z, जहाँ z है x प्लस आयोटा y। तो हम पहले थोड़ा fx जो है, fz जो है उसको लिख लेते हैं, x² माइनस y² माइनस 2y प्लस आयोटा 2x माइनस आयोटा 2xy। थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं इसको। fz इक्वल, देखिए x², ये जो माइनस है मैं इसको ऐसा लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं, है ना। उसके बाद माइनस आयोटा 2xy इसके पास में ले लिया। अब बचा क्या क्या है, एक तो माइनस का 2y बचा है और प्लस का आयोटा 2x बचा है। यहाँ से ये तो बन गया x माइनस आयोटा y का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, a², हाँ। और ये जो है इसमें से एक तो मैंने माइनस का 2 कॉमन निकाला, तो ये क्या बना है y माइनस आयोटा x। ठीक है, अब हमें इसको थोड़ा और अरेंज करना पड़ेगा, इसे z की टर्म में ले जाना है पीछे वाले को। तो मैं एक काम करती हूँ, आयोटा भी कॉमन निकाल लेती हूँ, तो ये हो जाएगा y आयोटा माइनस x। यहाँ से थोड़ा और इसको अरेंज करते हैं,
x माइनस आयोटा y का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, ये कितना हो जाएगा, जो है आयोटा डिवाइड में नहीं रहता है, तो ये हो जाएगा माइनस का y आयोटा माइनस का x। तो यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस आयोटा y, मैंने आयोटा से यहाँ इसमें आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें से वापस से माइनस निकालूंगी, 2 आयोटा x प्लस आयोटा y। तो ये क्या दिख रहा है, ये तो z का कॉन्जुगेट का स्क्वायर है प्लस 2 आयोटा और z है, z कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस 2 आयोटा z कॉन्जुगेट स्क्वायर प्लस 2 आयोटा z। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये थोड़ा सा अरेंज करने का था, और अरेंज करने में भी आगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, प्रॉब्लम आती यहाँ पर, ये यहाँ से आयोटा कॉमन निकालने के बाद ऊपर और नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करना, वो थोड़ा ट्रिकी है, बाकी तो क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, आई होप आपसे हो गया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन अगेन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। दिया गया है z क्या है, थोड़ा ज़्यादा ही उधर हो गया है तो क्वेश्चन को इधर खींच लेते हैं। यहाँ पर दिया है अ वैल्यू ऑफ z, वैल्यू ऑफ z फॉर, ये जो फंक्शन है ये क्या है, चीजेज जो भी लिखा है, टू बी एनालिटिक, मतलब एनालिटिक नहीं है, कुल मिला के बात ये है कि एनालिटिक होने से मना कर रहा है ये। तो ऐसी क्या कंडीशन है जहां पर ये एनालिटिक होने से मना कर रहा है, तो अगर हम इसकी CR इक्वेशन, पहले तो हम इसको है ना थोड़ा फॉर्म बदल लेते हैं, क्योंकि हमने तो CR इक्वेशन ux इक्वल vy और uy इक्वल vx में पढ़ी है, जहां f क्या होता है हमारा u और v का फंक्शन होता है, u xy का फंक्शन होता है और v भी xy का फंक्शन होता है। इन्होंने क्या करा है, u की जगह x को और v की जगह y को रिप्लेस कर दिया है और z की जगह fz को लिख दिया है, तो हम तो इसे हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म में लिख देते हैं। ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x और कोस y प्लस आयोटा कोस हाइपरबोलिक x साइन y, बस चेंज ऑफ वेरिएबल कर दिया है इन्होंने और कुछ नहीं करा है। अब हमें देखना है कि एनालिटिक कहाँ नहीं है, तो एनालिटिक नहीं होने, एक तो CR इक्वेशन से भी देख सकते हैं, बट एक होती है जैकोबी मेथड, जहां पर ये जैकोबी 0 हो जाता है ना, वहां से हम एनालिटिक नहीं होने के पॉइंट निकाल सकते हैं। जैकोबी क्या होता है, ux uy vx vy, और इसको 0 रख के हम वो z के पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये z की बात हो रही है, तो ux क्या है, पहले तो हमें ux निकालना होगा। तो देखेंगे ux कैसे निकलेगा, इस वाले का x के रिस्पेक्ट में, तो साइन का हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक x और कोस y। ठीक है, यहां लिख देती हूँ कोस हाइपरबोलिक x और कोस y। फिर ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का साइन हाइपरबोलिक x साइन y, v का x के रिस्पेक्ट में, तो देखिए कोस का हाइपरबोलिक में साइन प्लस का ही होता है ना, तो साइन हाइपरबोलिक x साइन हाइपरबोलिक y, और जब v का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कोस हाइपरबोलिक x और कोस हाइपरबोलिक y ही आएगा। ये डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, थोड़ा नीचे ही कर लेते हैं, थोड़ा और ऊपर ले लेके इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक x कोस y का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस साइन हाइपरबोलिक x इक्वल में 0 है, और साइन y, इसको CR इक्वेशन से भी देखा जा सकता है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ भी स्क्वायर, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 हो रहा है, तो यहाँ से दोनों ही 0 के बराबर रही होगी। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो अगर यहाँ से देखिए कोस तो कभी 0 होता नहीं है हाइपरबोलिक में, है ना, तो यहाँ कोस y को अगर 0 रखेंगे तो वो होता है π/2 3π/2 पर, और अगर हम यहाँ इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से x तो तभी साइन हाइपरबोलिक y तभी 0 होता है जब अंदर वाला 0 हो। तो हमें x और y की ये दो कंडीशन मिली है कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू अगर हम π/2 रख दें, ये वैल्यू अगर हम z में रखेंगे, z कहाँ है हमारा, x मतलब कौन u, ध्यान रखिएगा x मतलब कौन u और y मतलब कौन v, और भी बहुत से तरीके हो जाएंगे इससे। तो यहाँ रखना है हमको साइन एच यू कोस वी, साइन एच यू कोस वी, थोड़ा z बार बार ऊपर नीचे करके लिखना पड़ेगा, साइन एच यू कोस वी, अरे एच यू
प्लस आयोटा, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट, कोस एच वी साइन यू, शायद ऐसा ही कुछ, कोस एच यू साइन वी, कोस एच यू और साइन वी। तो देखिए जेड साइन एच यू मतलब 0, कोस वी मतलब π/2 प्लस आयोटा कोस 0 और साइन π/2। तो पहला वाला टर्म तो पूरा का पूरा 0, दूसरा वाला जो टर्म है ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, यानी कि आयोटा। तो z की वैल्यू आयोटा वाला पर हमें आ जाएगी दिक्कत। तो ये वाला ऑप्शन तो कहीं पर भी नहीं दिया है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, माइनस आयोटा आना चाहिए था। दिस इज माइनस आयोटा। कोस हाइपरबोलिक 0 -1 होता है क्या? लेट मी चेक। कोस हाइपरबोलिक 0, लेट मी चेक, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। कोस हाइपरबोलिक 0 तो 1 ही होता है, कोस तो हाइपरबोलिक 0 पे 1 ही होता है। सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, बट आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग। ये माइनस ही है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मैं इसका थोड़ा जो क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कंफ्यूजन हो गया है। इसको बाय सीआर इक्वेशन भी कर सकते हैं, इसको मैं करेक्ट करके आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी, अदरवाइज इसके साथ पीडीएफ के साथ में इसका आंसर जो है आपको मर्ज करके दे दूंगी, जहां मैं अपलोड करूंगी ना ऐप में, बिल्कुल आप वहां से ले सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ दिस, यू दिया है, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। तो सबसे यहाँ 2 तरीके की मेथड होती है, एक तो मिलने थॉमसन मेथड, और सॉरी मिलने थॉमसन मेथड नहीं, एक हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए मेथड होती है, और एक सबसे अच्छी मेथड होती है हमारी सीआर इक्वेशन। क्या होती है सीआर इक्वेशन? यू एक्स इक्वल वी वाई एंड यू वाई इक्वल माइनस ऑफ वी एक्स। ये वैल्यू रखनी है। तो यू हमको दिया है log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। तो हम दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं, हमने पहली इक्वेशन को पकड़ा है। तो हमें निकालना है यू एक्स, हमें निकालना है यू एक्स 1/2 ऐसा ही log x का हो जाएगा, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है यू एक्स और यही है वी वाई। तो अब हम v की वैल्यू हमें निकालनी है। हमें मिला है वी वाई इक्वल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हमें ये निकालनी है v की वैल्यू, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा v x ऐसा ही, ठीक है। और 1 जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो होगा टेन इनवर्स का फॉर्मूला, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। और ये जो अपॉन में ये टेन इनवर्स का फॉर्मूला यही होता है ना, इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/a टेन इनवर्स x अपॉन a, ठीक है। यहाँ से रखेंगे तो एक 1/x यहाँ भी आ जाएगा, और इंटीग्रेशन का कोफिशिएंट तो आना ही आना है। तो ये x से x कटेगा, v की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस c1। ऐसा वाला ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है क्या? टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, पहला तो नहीं, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हम चाहते तो सेकेंड सीआर इक्वेशन को लेकर भी कर सकते थे, और एक इन जनरल भी होता है वो जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा होता है ना, v डेल यू अपॉन डेल एक्स वाला, वो भी होता है। बट ठीक है, कोई सा भी सरल सा तरीका हम कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वेयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा ज्यादा नहीं बट थोड़ा तो लेंदी है। दिया है, वेयर इज माई माउस? ओके, Z1 Z2 ऐसे नंबर है जो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, पहली और दूसरी। तब हमें बताना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या होगी।
तो पहले हमें पता है z होता है x प्लस आयोटा y, तो z1 क्या हो जाएगा x1 प्लस आयोटा y1, z2 हो जाएगा x2 प्लस आयोटा y2। हमें काय की वैल्यू निकालनी है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, तो z1 प्लस z2 तो क्या बनेगा x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, और हमें इसकी इमेजिनरी पार्ट की यानी हमें y1 प्लस y2 की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये वाली कंडीशंस गिवन हो। तो हम पहली कंडीशन जो हमको गिवन है, क्या गिवन है पहली कंडीशन, z प्लस z बार इक्वल टू मोड z माइनस 1, यानी कि x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y इक्वल टू टाइम x प्लस आयोटा y माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 2x इक्वल टू टाइम मॉडुलस में आ जाएगा x माइनस 1 प्लस आयोटा y, तो 2 से 2 भी कैंसिल, x इक्वल आ जाएगा रूट x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर इक्वल x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब स्लाइड खत्म हो गई है तो हम ऊपर वाली स्लाइड का यूज कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है, नीचे 66 वाला, तो 66 वाले का हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमें मिला था एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस 2x, ये हमको एक कंडीशन मिल गई है। अब हमें तो निकालनी है y1 प्लस y2 की वैल्यू, तो ये तो हमारा y ही मिला है। तो अगर मैं y1 प्लस y2 करना चाहूं तो देखो, अगर मैं यहाँ रखती हूँ y1 तो क्या आएगा 1 माइनस 2x1, अगर मैं रखती हूँ y2 तो 1 माइनस 2x2, तो ये इक्वेशन 2 और 3 है। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ 2 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, 1 माइनस 2x1 माइनस 1 2x2। कुछ गलत तो नहीं करा? हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन y1 माइनस y2। मुझे लग रहा है मैंने कुछ मिस कर दिया है। देखिए यहाँ y2 जाएगा ना तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी, ये इधर जाएगा तो माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यानी कि ये माइनस ये प्लस और ये माइनस रहेगा, यानी कि ये आ जाएगा 2 और ये प्लस हो जाएगा x1 माइनस x2। अगर मुझे y1 प्लस y2 की वैल्यू चाहिए तो वो होगी 2 टाइम x1 माइनस x2 अपॉन y1 माइनस y2। तो अब मैं इसकी वैल्यू कहाँ से निकालूंगी, तो क्वेश्चन में एक और कंडीशन गिवन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2। तो इसके लिए तो जगह 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 यहाँ पर ले ली क्या जगह, इसके लिए नीचे स्लाइड है, यहाँ नीचे काफ़ी स्लाइड है, तो चलिए थोड़ी बहुत जगह इधर उधर से उधार मांग के करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें गिवन है आर्ग्यूमेंट, एक काम करते हैं हम यहीं पर कर लेते हैं। क्या गिवन है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट होता है tan इनवर्स y अपॉन x, यानी कि y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 इक्वल क्या है π/4 है। z1 माइनस z2 का आर्ग्यूमेंट ऐसा ही होगा, तो y1 माइनस y2 और x1 माइनस x2 की वैल्यू आ जाएगी tan π/4, यानी कि 1। ये वैल्यू मैं यहाँ रख देती हूँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पूरे की 1, तो आंसर आ जाएगा 2। तो 2 जहाँ है यहाँ है, 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा लेंदी था, थोड़ी हमने प्रोसेस फॉलो करी है। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमने जो गिवन कंडीशन थी उससे हम एक कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, एक रिलेशन निकाला था हमने एक्स और वाई के बीच में ये वाला,
उसके बाद हमें जो चाहिए था डिजायर, उसको देखकर हमने इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट किया है और अपना आंसर आया है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला अगेन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा गया क्वेश्चन है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं 3, वर्टेक्स है किसके, आइसोसेलेस ट्राइंगल के, जिसका राइट एंगल Z2 पर है, देन इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर आपने बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तब हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल और वो टॉपिक मस्ट ही हो जाता है ना, हम पढ़ते ही पढ़ते हैं उसको। तो यहाँ पर जो है अगर 3 वर्टाइसेस है, एक इस तरीके का कुछ बनेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये आएगा Z2, ये आएगा Z1 और ये आएगा Z3, क्योंकि इन्होंने बोला है कि राइट एंगल कहाँ पर है, Z2 पर है। तो हमें दो आइसोसेलेस मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, तो यहाँ से हम देख लेंगे ये मतलब Z2 माइनस Z1 का मॉडुलस इक्वल हो जाएगा Z3 माइनस Z2 का मॉडुलस। ठीक है, यहाँ से तो कोई गड़बड़ नहीं है। अब इसको सोल्व करते देखते हैं, मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1 है ना, मोड Z की वैल्यू क्या होती है, ZZ बार, तो ये इसका बार इक्वल Z3 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2 का बार। थोड़ा इसको लेकर सोल्व करते हैं, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई Z2 का बार माइनस Z1 Z2 का बार माइनस Z1 का बार प्लस Z1 का बार इक्वल Z3 का बार माइनस Z2 का बार माइनस Z2 का बार प्लस Z2 का बार। सॉरी, यहाँ इक्वल नहीं, ये कंडीशन होती है प्लस ये परपेंडिकुलर होने की, देखिए दोनों लाइन परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होने की ये कंडीशन होती है। अब यहाँ से थोड़ा इसको क्या कर सकते हैं हम देखेंगे, तो Z2 और Z2 ये है 2 टाइम Z2 का बार क्या होता है, मोड Z का स्क्वायर, देखिए Z2 बार जो है इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कुछ तो यहाँ मिस हो रहा है, कॉम्प्लेक्स। चलिए आगे करते हैं। उसके बाद यहाँ से Z1 कहीं पर दिख रहा है 2 बार, ये रहा, तो इसको लिखते हैं मोड Z1 का स्क्वायर है ना, वैसे मोड Z1 का स्क्वायर ही लिखते, बट हमने मोड अभी स्किप कर दिया है, और इसके लिए भी मिलेगा Z3 का स्क्वायर, रिमेनिंग जो है हम उधर ले जाएंगे, क्या है Z1 Z2, फिर Z1 का बार है, हर जगह है ना, यहाँ बार है और फिर एक यहाँ बार है, उसके बाद एक और कुछ रह गया है, ये यहाँ से Z3 का बार माइनस Z2 का बार। अब हम कुछ कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हम इन दोनों में से निकालते हैं Z2 कॉमन। देखिए Z1 Z2 का बार और पीछे वाले को लाएंगे Z2 का बार माइनस, यहाँ से हम Z2 बाहर निकालेंगे तो ये आएगा Z1 का बार प्लस Z3 का बार, और यहाँ से भी निकालेंगे तो यही आएगा। हमें आंसर में क्या मिलेगा, वेट अ मिनट, इसका जो है आंसर मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ, काफ़ी मेस कर दिया है मैंने, सॉरी फॉर देट। इसका आंसर जो है काफ़ी मेस हो गया है, मैं थोड़ा क्लीन भी कर देती हूँ इसको, पहले इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। वेयर इज माई इरेजर,
ओके, फास्ट क्लियर हो जाइए सर फटाफट। चलिए, इसको क्लियर होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो हम एक काम करते हैं, दूसरी ही स्लाइड ले लेते हैं और वहीं पर इसका जो है हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है, पहले थोड़ी ड्रॉ कर लेते हैं हम इसको। ओके, वेट अ मिनट, मेरा माउस थोड़ा वर्क नहीं कर रहा है, एक सेकेंड, सॉरी फॉर देट। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 है और यहाँ पर एक कहीं ब्लैंक स्लाइड थी मुझे जहाँ तक ध्यान है। ओके, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 का जो है आंसर कर लेते हैं। वेयर इज अ ड्राइंग? ओके, 67 हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है, ठीक है, और कंडीशन जो थी हमारी बिल्कुल सही थी। कंडीशन में वापस से लिख देती हूँ। कंडीशन जो हमारी थी वो होती है Z1 माइनस Z2। देखिए, दो कंडीशन होती है, एक तो मॉडुलस वाली जो होती है उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पे ये वाली कंडीशन आती है, वो प्लस Z3 माइनस Z2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे, ये बनेगा Z1 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, ठीक है, प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2Z2 Z3। यहाँ से थोड़ा फास्ट हो जाएगा ये, है ना। Z1 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2, देखिए Z1 स्क्वायर और फिर Z3 स्क्वायर और इसको मैंने कर दिया है 2Z2 स्क्वायर और माइनस का 2Z2 Z3। यहाँ से Z1 स्क्वायर 2Z2 स्क्वायर को आगे ले लेते हैं, फिर Z1 स्क्वायर, फिर Z3 स्क्वायर और इन दोनों में से -2 और Z2 कॉमन, तो ये बनेगा Z1 प्लस Z3 एंड इक्वल में होता है 0। तो यहाँ से 2Z2 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर आ जाएगा 2Z1 और Z1 प्लस Z3। ये वाला ऑप्शन Z1 और 2Z1 बिल्कुल ये वाला जहां ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसको ढूंढते हैं, इक्वल में आना है चाहिए 2Z2 Z1 प्लस Z3, 2Z2 Z1 प्लस Z3, 2Z2 Z1 प्लस Z3, 2Z2 Z1 2Z2। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और अभी यहाँ पर जो है थोड़ा माउस वर्क करना बंद कर गया था, दैट्स वाई इसका जो है ऊपर आंसर है, ऊपर है इसका आंसर। और एक सॉरी वाली इमोजी में बना देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया है यहाँ पर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, देखने में बहुत लेंदी है ये क्वेश्चन, है ना। हमें इक्वेशन निकालनी है सर्कल की। इन जनरल अगर हम सर्कल की इक्वेशन देखते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो क्या होती है, वो होती है Z बार प्लस A बार Z प्लस AZ बार प्लस B इक्वल 0। लेकिन अब हमें यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं Z की वैल्यू, यानी कि Z1 बराबर 1 से आयोटा से और 1 प्लस आयोटा, तीनों से पास होकर जाता है। अब इसमें वैल्यू रखकर निकालने की बजाय लेंदी करना है, तो उससे अच्छा हम करके हैं ऑप्शन डिस्कार्ड। हमें Z की वैल्यू 1 दी है, हम एक एक ऑप्शन में रख के देखते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, देखिए थोड़ा ऐसे यहीं पर रखने की कोशिश करती हूँ मैं। Z की वैल्यू किसको ले रहे हैं, हम 1 को ले रहे हैं। तो अगर Z की वैल्यू 1 है तो Z बार की वैल्यू भी 1 होगी, तो यह आएगा 2 × 1, ठीक है, प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 इक्वल 0। क्या ये 0 आ रहा है, 2 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा माइनस 1, ये तो 0 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को थोड़ी देर होल्ड पे रखते हैं, बी को करके देखते हैं, क्योंकि जो सेटिस्फाई हो रहा है उससे टिक नहीं करेंगे। दूसरे में भी Z बराबर 1 ही रख के देखते हैं। तो क्या आएगा, Z बार मतलब 1 प्लस
आयोटा +1 प्लस आयोटा -1। तो यहाँ अगर हम देखेंगे 1 से 1 कैंसिल हुआ और बस, और तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है, तो ये 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी डिस्कार्ड। सी को देखते हैं। सी में भी अब z की जगह 1 रखते हैं। सी में भी रखते हैं z की जगह 1। सी क्या है थोड़ा देख लेते हैं। z z बार -1 प्लस आयोटा है ना, 2z बार माइनस आयोटा +1 और आयोटा +1 दोनों बार हैं। माइनस का आयोटा +1 फिर से माइनस का आयोटा +1, क्योंकि z की जगह तो 1 रख देंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा 2 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा -1। तो आयोटा से आयोटा कैंसल, 2 से 2 कैंसल, 0। कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पर तो, अरे -1 और -1, वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई। चलिए ऑप्शन सी को भी होल्ड करते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी में जब मैं 1 रखूंगी तो 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा -1, तो ये तो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत। अब सी में जब हम z की जगह आयोटा रखेंगे तो सी भी डिस्कार्ड हो जाएगा और ऑप्शन इन दो ऑप्शन से ही डिस्कार्ड हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो यहाँ से डिस्कार्डिंग मेथड ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जब हम इसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे हमारे पास जनरल इक्वेशन ये है, 3 पॉइंट दिए हैं और 2 कांस्टेंट दिए हैं, इनको रखकर इनमें रिलेशन निकालना बहुत लंबा काम हो जाएगा, इसलिए बाय ऑप्शन हम इसको डिस्कार्ड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आएगा। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एफजेड एनालिटिक दिया है, ध्यान से देखेंगे। एनालिटिक दिया है, ये u और v का जो है माइनस दिया है, पूछा गया है f इनमें से क्या हो सकता है। तो हम इसको भी बाय ऑप्शन चेक करेंगे। अब की बार हम नीचे से चेक करना शुरू करेंगे। z e की पावर z यानी कि x प्लस आयोटा y और e की पावर z मतलब e की पावर x प्लस आयोटा y। पहले तो ये देखना है हमको साइन और कोस की टर्म चाहिए, तो साइन और कोस की टर्म आती है इससे, है ना। इससे क्या बनता है e की पावर x कोस y प्लस आयोटा साइन y। तो जहां e नहीं है, ये 2 ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएंगे। हमें a और d में ही कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि इनमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेंगे कैसे जब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है ही नहीं। अब हम यहाँ देखेंगे, यह आएगा x प्लस आयोटा y e की पावर x कोस y प्लस आयोटा साइन y। यहाँ पर e की पावर x बाहर, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, x कोस y प्लस आयोटा y कोस y प्लस आयोटा x साइन y और आयोटा माइनस y साइन y। अगर हम इसको अरेंज भी कर लें तो क्या हमारा u और v ये बनेगा जो हमें चाहिए। यहाँ पर देखेंगे e की पावर x, u क्या बनेगा x कोस y माइनस y साइन y प्लस आयोटा बाहर e की पावर x y कोस y माइनस x साइन y। क्या ये हमारा u और ये हमारा v क्वेश्चन में बन रहा है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और कैसे होगा वो यहाँ नीचे देख लेते हैं। e की पावर z क्या होता है e की पावर x प्लस आयोटा y, यानी कि e की पावर x कोस y प्लस आयोटा साइन y। तो u क्या हो जाएगा e की पावर x कोस y, v क्या हो जाएगा e की पावर x साइन y। तो यहाँ से u माइनस v हो जाएगा e की पावर x कॉमन कोस y माइनस साइन y। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट बनेगा और बाय ऑप्शन भी हम इसको इजीली डिस्कार्ड कर सकते थे। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट और हमें एग्जाम में बाय ऑप्शन ही जाना है। हमें एग्जाम में ऐसे ही तरीके से जाना है कि जल्दी से जल्दी आंसर मिल जाए। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फंक्शन दिया है, मैं फंक्शन बता देती हूँ। ये रहा फंक्शन u इक्वल ये दिया है, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, यानी कि हार्मोनिक है। हमें बताना है z क्या है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे मिलने थॉमस मेथड। पहले u को लिख लेते हैं, मैं थोड़ा u सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ux क्या है x कोस y e की पावर x y साइन y। मिलने थॉमस मेथड क्या होती है, u का x के रिस्पेक्ट में, फिर u का y के रिस्पेक्ट में, फिर जो है लगाते हैं पूरी मेथड। तो हम ux कर लेते हैं। ux क्या होगा देखेंगे,
कोस वाई ऐसा ही ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड से डिफ्रेंशिएट किया है, माइनस ई की पावर एक्स वाई साइन वाई, थोड़ी जगह छोड़ के यू वाई निकाल लेते हैं, यू वाई क्या आएगा एक्स ई की पावर एक्स ऐसा ही, साइन वाई हो जाएगा कोस वाई का, एक माइनस आगे आ जाएगा, यहाँ पर ई की पावर एक्स ऐसा ही वाई का पहले हो जाएगा और फिर साइन का हो जाएगा। अब हम अगली में रखते हैं एक्स की जगह जेड और वाई की जगह जीरो। तो यहाँ अगर हम यू एक्स में जेड कोमा जीरो रखेंगे तो देखिए ये बन जाएगा कोस जीरो वन ई की पावर जेड, जेड ई की पावर जेड, और ये तो इस साइन की वजह से पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। यहाँ पर अगर हम जेड कोमा जीरो रखते हैं तो साइन और वाई पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। मिलने थॉमसन मेथड क्या बोलती है, एफ डैश जेड यू एक्स जो है इसको बोलते हैं हम फाई वन जेड कोमा जीरो माइनस आयोटा लगा के फाई टू जेड कोमा जीरो। अब फाई टू तो पूरा का पूरा जीरो ही है, तो ये आएगा जेड ई की पावर जेड प्लस ई की पावर जेड, और ये है एफ डैश की वैल्यू। अगर एफ की वैल्यू निकालनी है तो इसको करना पड़ेगा इंटीग्रेट, तो वो आ जाएगा इस तरीके से प्लस सी। तो एफ ऑफ जेड हमारा क्या बन जाएगा, जेड ई की पावर जेड माइनस ई की पावर जेड प्लस इंटीग्रेशन बाय पार्ट करा है, और यहाँ से जेड ई की पावर जेड प्लस सी वाला ऑप्शन जहां भी है वो करेक्ट है। और आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए तो है ही सही, आप ये भी जानते हैं कि अगर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हैं तो जो वो लॉग वाला क्वेश्चन हमने करा था 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला इससे ऊपर वाला, ये जो है ये हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, तो ये हम वहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इजीली हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो हमने 10 क्वेश्चन किए उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे एक वो आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला, एक जो हमारा हमने जो प्रोवाइड किया था अभी इससे जस्ट ऊपर वाला जिसको बाय ऑप्शन डिस्कार्ड किया, और एक उससे ऊपर वाला। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ थे, बाकी हम कर सकते थे, ठीक है। सो ओके, गुड लक, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। एमपी, अरे वाह ये किस तरह से चल रहा है, एमपी सेट 500, ये कूपन कोड है, अभी अप्लाई करेंगे तो 500 रुपीज़ का कूपन मिलेगा। 500 है, ठीक है ना, इट्स नॉट 50, इट्स 500 कूपन मैंने आगे मेंशन भी कर दिया है। ये कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे 500 रुपीज़ का आपको अभी डिस्काउंट मिल जाएगा। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। एमपी सेट के आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें हम सारे ही क्वेश्चन कर लेंगे। आप लोगों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो फास्टली ज्वाइन कर लीजिए। एंड डू शेयर, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग फॉर योर प्रिपरेशन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? वेट अ मिनट, ओके। हाउ वाज योर प्रिपरेशन इज गोइंग? वेलकम बैक टू मेहरा क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है हमारे जो है प्रैक्टिस सेशंस चल रहे थे, है ना, हमारे कंटिन्यूअसली मिक्स्ड प्रैक्टिस सेशन चल रहे थे। थ्योरी रिवीजन सारा ही हो चुका था, जिन जिन टॉपिक का आपने कहा था